अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, जब ब्रेकअप हो जाए उसके बाद काउंसलिंग से क्या हासिल है? जब रिश्ता टूट गया, जब शादीशुदा ज़िंदगी तलाक में बदल गई, उसके बाद माहिरीन नफ्सियात से मिलने का फ़ायदा क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी भी रिश्ते की शुरुआत से पहले मैरिज काउंसलर से रब्ता करें और अपने ख़ानदान के बड़ों से उसकी हेल्प लें, और वो लोग जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उन नए जोड़ों की काउंसलिंग करें, ताकि उसके नतीजे में वो एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें जिससे खैर बरामद हो। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान की नामवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबा शब्बीर शेख को। डॉक्टर सबा शब्बीर शेख को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका तो चूंकि ये रूटीन मैटर है कि आपके पास तवातुर से ऐसे केसेस आते हैं जो नफ्सियाती मरीज बनने के करीब होते हैं या नफ्सियाती मरीज बन चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिस हैं वो ये हैं कि रिश्ता जो है निभ नहीं पा रहा था और बिलाखिर गुस्से में आके तो ब्रेकअप हो गया, या लोग कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होते। तो आप ये बताएं कि जो कपल्स हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इस वक्त हमारे मुआशरे में जो लैक ऑफ टॉलरेंस है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो हम देखने में आ रहा है। शादियों का इस वक्त टूटना भी इसी वजह से। पहले कहा जाता था कि पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ी लिखी लड़की है, बड़े अक्लमंद है, समझदार है। तो आप इस वक्त देखिए जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें डाइवोर्स की रेशो ज्यादा है, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ उनका मतलब उनकी मैरिज स्टार्ट होती है तो उनको लगता है कि अच्छा नहीं, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। आप देखिए कि आजकल लोगों में ये वाला टॉलरेंस थी कि पर्सनालिटी डिफरेंट है तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर हस्बैंड मूवी देखने वाला है, वाइफ नहीं देखने वाली, ट्रैवल करना पसंद करता है, वाइफ नहीं देख, सो दे फील कि ओ वी आर विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। ये कब आकर पता चलता है? जब शादी हो जाती है। इसमें मैं हमेशा देखती हूँ कि लोगों की शादियों का टूटने का मेजर रीज़न ये है कि एक तो ये कि जब शादी का डिसीजन हो रहा होता है, लड़का लड़की को मिलवाना नहीं। द मोस्ट जो मुझे लगता है कि खराबी जहाँ से स्टार्ट होती है, जिन लोगों ने, दो लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है उनका मतलब मीटअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों का ख्याल ये है कि अगर लड़का लड़की को मिलवा दिया, बहुत ज़्यादा बातचीत होगी तो रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि ये रिश्ता जब शादी में कन्वर्ट होगा तो भी वो साथ बैठेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। जैसे अभी मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ, वो सेकंड मैरिज पे अपने बेटा या बेटी को हमारे पास लेकर आते हैं कि भाई इनकी काउंसलिंग कर दें, इनको बता दें कि कौन सी चीजें पहली शादी में खराब की थी जो अब नहीं करनी। यानी हम दूसरी शादी पे भी तो प्री काउंसलिंग मैरिज आ गए ना, तो वाई नॉट एट द फर्स्ट मैरिज? क्योंकि उस वक्त हमें होता है कि नहीं 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 चला लेंगे या कोई बात नहीं। अक्सर शादियां ऐसे होती हैं कि माँ बाप कहते हैं हम जुबान दे चुके हैं, या नहीं तुम्हें यही करनी पड़ेगी, जात में ही करनी है। मतलब इस तरह के जो फैक्टर्स है ना, मुझे ये से लगता है कि ना लड़की का जहन उस बंदे के लिए तैयार होता है, ना लड़के का जहन उस बंदे के लिए। अब जैसे अभी मैं बहुत बड़े इस तरह के लोग देखती हूँ जो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब्स में है, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, और उनको भी यही कंपेल किया गया कि भाई आउट ऑफ कास्ट नहीं होनी, ये ताया का बेटा या खाला का या मामू का, इसके साथ शादी होनी है तो तैयार हो जाओ, अगर नहीं तो फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, तो वे शादी नहीं करनी। तो आप सोचिए कि एक लड़की का माइंड सेट हम कैसे तैयार करके उसको कंपेल करते हैं। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज करेगी, एडजस्टमेंट करेगी? लड़का अगर चाह भी रहा हो तो लड़की से पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए उसने अपना पूरा चेंज ऑफ उसका एनवायरनमेंट होगा, चेंज ऑफ माइंड होगा, उसका एक नया घर होगा, नई जिंदगी होगी। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैरिज में बड़ी डिफिकल्टी, एक तो फोर्स्ड मैरिज, वहाँ जहाँ पे एक बंदा चाह ना रहा। डॉक्टर साहब, ये जो विद इन फैमिली शादी है या फोर्सफुल जो मैरिज है, उससे हट के अब जबकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ गए, लड़कियां भी आला तालीम याफ्ता हैं, लड़के भी हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ फैमिली भी शादियां हो रही हैं वहाँ एक्सपेक्टेशंस हाई है, तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, और जो रियल लाइफ है जी लगता ही है कि जैसे हम टीवी ड्रामों में या फिल्मों में या नेटफ्लिक्स पे हम लाइफ देखते हैं
शायद रियल लाइफ भी वैसी है, तो क्या जोड़े उस तवक्कुआत के साथ नहीं शादी के बंधन में बंध रहे? देखिए, जो लोग अपनी खानदान से बाहर निकलते हैं ना, तो वो इसको समझते हैं दिस इज द बिगेस्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू डू द बिग कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पर तो फिर आइडियल मैरिज होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन का लेवल और बढ़ गया, ठीक है ना। जब एक्सपेक्टेशन का लेवल बढ़ गया, अब वहां से प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि लड़की की फैमिली उसको उस तरह से गाइड नहीं करेगी जो गाइडेंस होनी चाहिए। लड़के की फैमिली भी वहाँ गाइड नहीं करेगी कि भाई आउट ऑफ फैमिली है, इसके रीजन ये हैं कि यहाँ तो ये बहुत रिच लोग हैं या बहुत नामवर लोग हैं, या कोई ना कोई लोगों ने एक रीजन होता है जिसकी वजह से वो एक शादी होने जा रही है। सेटल्ड होना भी एक रीजन है। हाँ। तो अब देखिए, होता ये है कि जब शादी होती है, शादी एक बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, बहुत प्रैक्टिकल। उसमें आप समझेंगे इमोशंस जो होते हैं ना, वो थोड़े वक्त के बाद बिल्कुल जीरो होने लगते हैं। बहुत इमोशनल होकर डिसीजन हो रहा होता है, बाद में बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ होती है। वहां पे फिर जो लड़का लड़की का आपस में मैच है ना, माइंड मेकअप है, वो नहीं हो पाता। उनको होता है कि अच्छा हमने तो ये सोचा था, यहाँ से ये नहीं। मतलब आप ये कह ले कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होकर किसी भी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दोनों साइडों से, जहां से मतलब उनको लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया था, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ फैमिली, और हमारे पेरेंट्स ने ये हमारे ज़हनों में डाला था कि वहां से ये होगा, यहाँ से ये होगा। वहां से फिर मुझे लगता है कि लड़का लड़की जो चीजें एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फिर उनके आपस के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है या मॉनेटरी बेनिफिट्स को अगर आप सामने रख के, या इवन लड़कियां आजकल प्रोफेशनल भी इसलिए ढूंढी जा रही हैं कि लड़की डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, आईटी स्पेशलिस्ट होगी, तो उसकी बुनियाद पे हमारा लड़का जो है वो कहीं बाहर चला जाएगा, इमिग्रेशन करवा लेगा। अच्छा, जब इस तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स दरमियान में आ जाएं और रियल लाइफ उससे मुख्तलिफ हो, या वो तवक्कुआत जो रख के आपने शादी की वो पूरी नहीं हो पा रही, तो अब उसमें आप उस फर्द को ही जिंदगी से काटना चाह रहे हैं जिसको आपने टारगेट ही ये किया था कि ये आएगी तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल जाता है, इमिग्रेशन भी हो जाती है, वहां जाके लाइफ एक्चुअल स्टार्ट होती है जब मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक बॉन्ड डेवलप नहीं होता, लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वहां से प्रॉब्लम शुरू। क्योंकि उसको तो लगता है कि इन्होंने मुझसे इस पर्पज से शादी की, द पर्पज इज फुल, सो पूरी जिंदगी अब ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप एक साइड का गेन ले चुके हैं तो वो जो गेन देने वाला बंदा है वो भी आप पर डालेगा कि अब यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो लेट्स कॉम्प्रोमाइज। शादी दोनों साइड के कॉम्प्रोमाइज से चलती है। अगर आप एक बंदे के गेन से आगे बढ़ चुके हैं तो फिर दोनों को मिलकर ही उसमें इनपुट देना पड़ेगा ना। लेकिन मैंने देखा है कि जब एक पर्पस पूरा हो जाता है, जैसे सपोज इस पर्पस से बहुत दुनिया शादी करी, बाहर चले जाएंगे, इमिग्रेशन हो जाएगी, अब वो लड़की को लगता है कि भाई मैंने तो अपनी मैरिज में इनपुट दे दी, वहां जाके जो फिर लाइफ स्टार्ट होती है, फिर लड़की थोड़ा सा अपने आप को समझती भी थोड़ा अभाव है कि भाई दिस इज एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी। वहां से मुझे लगता है कि फिर जो लड़कियों से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो, घर को तुमने चलाना है, वो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। आप देखिए कि इस वक्त 90% मैरिजेस वही ब्रेकअप पे हैं जो कपल बाहर मूव किए विद द पर्पस की लड़की के स्टेटस से या कुछ ऐसे करके, और वहां जाके पता चलता है जी उन दोनों का आपस में मैचअप नहीं हो रहा और वो दोनों एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाह रहे। मैं इस वक्त इतने सारे कपल्स देखती हूँ कि जो बाहर से हमें अप्रोच करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हमारी पर्सनालिटीज डिफरेंट है, हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट, और यहाँ वो 5-5 साल गुजार के इमिग्रेट किए। आप चेक करें डॉक्टर साहब, देखें जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो तो फर्स्ट टाइम एक इस एक्सपीरियंस में दाखिल हुए ना, शादी उन्होंने की फर्स्ट टाइम, लेकिन जो घर के बड़े थे, जो एक तजर्बा जिंदगी का हासिल कर चुके थे, क्या उन्होंने नहीं समझाया कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और उनके साथ एक नया फर्द अब एडअप होने लगा है, जिसकी आदत, जिसका रहन सहन, जिसका तरीका है जिंदगी उससे नहीं मिलता होगा, ऑब्वियसली नहीं मिलता होगा ना। ऐसा ही। लड़की बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट में जा रही है। अच्छा, रिस्क दोनों साइड पे है। लड़की अपने घर को छोड़ के माइग्रेट कर रही है, वो एक नए बंदे के साथ जा रही है। जब बंदा भी एक ऐसी बंदी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने लगा जिसको वो पहले से नहीं जानता, तो घर के लोग क्या नहीं समझाते? आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि घर वाले भी थोड़े से ग्रीडी हुए होते हैं। दे वांट टू फुलफिल द पर्पस कि भाई इस लड़की से शादी का ये पर्पस है, इस लड़के से शादी का ये पर्पस है। उनको भी लगता है कि बात की बाद में देखी जाएगी।
देखिए पहले वक्तों में ऐसे होता था, खानदान जो होते थे, फैमिलियां जो होती थी वो रिश्ते को मतलब कहती थी कि नहीं तोड़ना नहीं। अब ऐसे होता है पूरे का पूरा घर साथ होता है लड़के के, तोड़ दो, डिवोर्स दे दो, कुछ नहीं होगा और मिल जाएगी। हाँ, अब मतलब मैं ये देखती हूँ कि लोगों में इतना ज्यादा टॉलरेंस कम हो चुका है। जैसे पहले होता था कि माएँ होती थी वो कहती थी कि नहीं हमारे पोते पोतियां, अब वो कहती है कोई बात नहीं, पुप्पो देख लेगी, ताई देख लेगी, मैं देख लूंगी। पीपल आर सो मतलब इस वक्त इतने ज्यादा वो इस चीज की तरफ है कि कोई बात नहीं, डाइवोर्स हो जाएगी, दूसरी लड़की आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पहले घर बसाने वाले थे अब वो घर तोड़ने वाले हैं। पहले वो रिश्ता अपनी चॉइस का करवाते हैं या करते हैं। सेकंड, मुझे एक और चीज लगती है कि जब लड़का लड़की, एक लव मैरिज जो इस वक्त बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है लव मैरिज, और वो अपनी लड़कर फैमिलियों से जो करते हैं, वहां पे फिर मुझे लगता है कि लड़के की फैमिली नहीं चाहती कि वो बसे घर। वहां बच्चे भी हो रहे होते हैं, वहां पे वो दोनों बड़े अच्छे 60-70% खुश भी रह रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि जो लड़के की फैमिली की साइड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो उसे किसी जगह पर एज नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटा लाया तो भाई शी शुड बी परफेक्ट, वो इसको गाइड करे कि भाई तो यू शुड हैव टू फुलफिल एवरीथिंग। तो जब वहां से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखिए अगर कोई 2 सिविल सर्वेंट्स हैं तो वो शादी कर लेंगे, 2 डॉक्टर्स है वो कर लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे भाई सेम पेशा है, सेम हम एक जॉब है। लेकिन बात जब फैमिली पे आएगी वहां फिर लड़के का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो मुझे लगता है वो मिस कर जाता है, क्योंकि वो लड़की को भी बड़े अच्छे से समझता है, वो अपनी फैमिली को भी, लेकिन वो किसी एक को बहुत इंपॉर्टेंस देके उस शादी को ब्रेक की तरफ ले आता है। चलिए डॉक्टर साहब, जो हम ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स का नाम है, एक एस्पेक्ट तालीम, दूसरा आप जिस मर्जी बंदे से पूछ लें वो बड़े दावे से ये कहेगा कि हम खानदानी लोग हैं। अच्छा, ऐसे मौकों पे तालीम कहाँ चली जाती है और आपका खानदानी हस्ब नस्ब वो कहाँ चला जाता है? देखिए मैंने तो ये देखा है कि जब मैं बहुत एजुकेटेड लोगों से भी बात कर रही होती हूँ ना, तो वो जब शादी तोड़ने के कुछ एस्पेक्ट्स लेकर आ रहे होते हैं, मुझे लिटरली लगता है कि मैं किसी इलिटरेट से बात कर रही हूँ। बिल्कुल जाहिल बन जाते हैं, बिल्कुल जाहिल बन जाते हैं। मतलब एक छोटी सी चीज है कि अगर आपकी वाइफ ने आपको उस वक्त पानी का गिलास नहीं दिया या उसने छुपा कर जाकर अपनी फैमिली की कॉल ले ली, इसमें कौन से बिग डील है? मतलब ये इतने छोटी छोटी चीजों पे व्हाई यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। और ये बहुत अच्छे लेवल के पढ़े हुए लोग होते हैं जो अपनी बीवियों पे इस तरह के एलिगेशंस डाल करके, दीज आर द रीजंस टू ब्रेक द मैरिज। और लड़की की साइड से भी देखा जाए, इससे मुझे फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लिया, मेरे फाइनेंसेस आज तक पूरे नहीं किए। भाई यू आर लिविंग द लाइफ विद हिम, आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ पूरी हो रही है तो आप रह रहे हो ना, आपको कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, आप सोते हो उठते हो। बात वही है कि आप कोई एक बात आप जिस पे अड़ जाते हो तो अड़ जाते हो। सो यू डोंट सी कि वेयर इज योर एजुकेशन। तो मैं ये देखती हूँ कि पहले वक्तों में होता था कि नहीं एजुकेटेड बंदा है, ये लड़की एजुकेटेड है, सो शी विल कॉम्प्रोमाइज, शी विल सी कि अच्छा घर में कैसे चलाना है, क्या करना है। लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे लोग बिल्कुल चाहे होकर उस शादी को तोड़ के दे मूव ऑन। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल कपल्स जो हैं, मियाँ भी जॉब कर रहा है, खातून भी जॉब कर रही है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट में तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं तो आपको बॉस की कड़वी कसीली सुननी पड़ती है। विद इन जॉब एनवायरनमेंट आपको जो इंटरनल डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स है उससे वास्ता आता है। अच्छा, वहाँ आपका टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो चुका होता कि आप में टॉलरेंस भी आ जाए और आप चीजों को समझ भी लें और आप हर तरह के चूंकि टफ एनवायरनमेंट में जॉब के अंदर सर्वाइव भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी जॉब में बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे होते हैं वो घर में नहीं करते, और जो घर में कर रहे होते हैं वो बार बार जॉब चेंज करते हैं क्योंकि 2 जगहों पर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता। यानी मैं यूं समझूं कि बाहर का जितना गुस्सा है, जहां उन्होंने टॉलरेट किया, बर्दाश्त वो किया, घर नहीं करेंगे, वो घर पे आके निकल जाता है। नहीं, हाँ वो निकलता है। अब जैसे देखिए कि मैं कुछ ऐसे कपल्स देखती हूँ, वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, दोनों का बॉस सेम है, एक बंदे का टॉलरेंस ऑफिस में अच्छा डेवलप है और एक का घर में डेवलप है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन दोनों का सिर्फ ऑफिस में डेवलप है और घर में बहुत बड़ी फाइट है। और फाइट भी किन चीजों पे है कि यू हैव टू डू दीज लिस्ट, वी बोथ आर वर्किंग। मतलब आदमी कहेगा कि औरत करे, औरत के पहले वक्तों में होता था कि आदमी की ड्यूटी सिर्फ आदमी देगा। अब देखिए औरत बिल भी पे कर रही है, औरत ग्रोसरीज भी ला रही है। सो
पहले तो खातून घर के काम इसलिए करती थी ना कि मर्द कमाता था। अब जब वो भी कमा रही है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर मैं घर के काम करूं तो ये मेरे साथ उसमें शरीक हो। देखिए होता ये है कि लड़के को लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो बच्चे भी देखे, वो घर को भी देखे, वो ग्रोसरी भी लाए, बिल भी पे करे, शी हैड टू डू एवरीथिंग। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अब इस वक्त जो ज्यादा मैरिजेस टूटने का प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब दोनों वर्किंग है तो यू हैड टू सी किड्स टुगेदर, आपको हर काम इकट्ठे करना है, मिलके करना, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब दोनों वर्किंग है तो कोई एक रोबोट तो नहीं है, तो वहां पे जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं भाई तुम लड़की हो, तुम बाय चॉइस जॉब कर रही हो, सो यू हैड टू डू एवरीथिंग। हमारा बेटा नहीं करेगा। अब बेटा उस पर ज्यादा खुश हो रहा था कि वाओ समबडी सपोर्टिंग मी। वहां से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि लड़की को तो उस हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए ना, तो वो देखती है कि यार आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग, ही इज नॉट रियलाइजिंग। वहां ब्रेकअप्स फिर आते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि जब इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, आप हमें यहाँ से गाइड करें कि जब शादी हुई तो न्यूली मैरिड जो कपल है वो कहाँ से अपनी लाइफ का आगाज़ करे कि उनके दरमियान एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो और वो समझें कि जिंदगी अब पूरी जिंदगी ऐसे ही हमने एक साथ रहना। देखिए, शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे आपका आपस में अच्छा भी चल रहा होता है, बुरा भी चल रहा होता है। मैं अक्सर कपल्स को कहती हूँ कि अगर प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली, जो कि मेरा निगाल कोई भी इम्पोर्टेंट समझता है, लेकिन अगर आपको शादी के बाद लगता है कि एक प्रॉब्लम आया, 2 आए, 3 आए, मस्ट कंसल्ट, क्योंकि इसका मतलब प्रॉब्लम आ गया तो देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ये देखें कि अगर बच्चा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो दोनों फैमिलीज कहेंगी लड़की का चेकअप हो, लड़की का ही ट्रीटमेंट हो। वाई मतलब आप देखिए इस वक्त तो इतनी साइंस एडवांस्ड है, आदमी की साइड से भी इश्यूज है, तो जब वो लड़की देखती है कि अच्छा हर एंड पे मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग एंड टेकिंग स्टैंड फॉर मी, वहां से भी मुझे लगता है कि इश्यूज आते हैं। पहले 3 महीने शादी के बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिलीज को लगे बहुत प्रॉब्लम आ रही, मस्ट कंसल्ट सम मैरिज काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, क्योंकि अक्सर लोग, मैं देखती हूँ मुझसे औरतें या आदमी अब कंसल्ट करते हैं तो कहते हैं मेरी वाइफ को पता मत चले कि ये हमारा चौथा सेशन है। ये समझेंगे पहला सेशन है, क्योंकि हमेशा मैं अगर एक बंदा कंसल्ट करता तो मैंने कहती हूँ कि आपका प्रॉब्लम दोनों का था, तो प्रॉब्लम आया, अकेले आपका नहीं है। तो जो बंदा कंसल्ट वाला होता है उसे मैं कहती हूँ कि लेट्स टेक फ्यू सेशंस एंड देन वी विल ऐड योर पार्टनर, ताकि दोनों साइड पे चीजें सेटल्ड हों और आपकी शादी एक अच्छे तरीके से चल सके। तो लोग इतने अफ्रेड होते हैं कि अच्छा मैंने आपको कंसल्ट किया है तो ये ना कहा जाए कि मैं कोई मेंटली ठीक नहीं था या नहीं थी। ये बड़ा एक मैं समझती हूँ फैक्टर है। लेकिन देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी एक बहुत बिगर स्टेप है, एक नई फैमिली, नए लोग, जेंडर डिफरेंस, बिल्कुल कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत दफा होते हैं, फैमिली डिफरेंसेस होते हैं, खाना पीना बहुत डिफरेंट होता है हमारा, रहना सहना बहुत डिफरेंट। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है और आप एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो, तो इट्स नॉट अबाउट यू आर मैड। आपको कंसल्टेशन की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज यू वांट कि ये शादी चले और आप उन लोगों के साथ एडजस्ट करो। लेकिन जो इन लॉज होते हैं उनका होता है कि अच्छा इस लड़की को पहले से प्रॉब्लम था, सो शी वेंट टू साइकोलॉजिस्ट। ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो कि अगर एक लड़की या लड़का अपनी थेरेपी के लिए पहुंचा है तो इट्स नॉट अबाउट कि वो पहले से था। ये भी हो सकता है वो इस शादी पे वर्क करना चाह रहे हैं, इस शादी को चलाना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छा रहना चाह रहे हैं, तो उसको एक स्पेस दें ताकि वो इससे कुछ गेन करे और इस शादी वर्किंग स्टेट पे आ सके। जैसे आपने अभी कहा कि अगर लड़की अर्ली डेज में कंसीव नहीं कर पाती तो उसके बारे में ये गुमान हो जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर कभी लड़के से कह दिया जाए कि वो भी अपना टेस्ट करवाए तो लोग बुरा क्यों मानते हैं?
देखिए ये एक बना हुआ है कि आदमी में प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर सोचें कि आदमी में प्रॉब्लम है तो वो तो फिर उसको तो बॉक्स में डाल देते हैं कि ये तो भाई नामर्द है, जबकि ऐसा नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज जैसे औरत में आदमी में भी हो सकते हैं, समटाइम्स साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एंजाइटी आदमियों में बहुत कॉमन है। इस वक्त मैं देखती हूँ कि शादी से पहले भी अक्सर केसेस रिपोर्ट होते हैं, दे हैव फियर एंड एंजाइटी अबाउट फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप कंसल्ट कर रहे हो तो। और वैसे भी मैं ये फील करती हूँ कि अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा इन फर्स्ट 1 ईयर ऑफ मैरिज, प्लीज आप थोड़ा सा एक गैप रखें। ये नहीं कि आप पहले दूसरे महीने ही कंसल्टेशन पे पहुंचे। वो चीज भी एक आपको बड़ा फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि उस पर फिर सब पूछने लग जाते हैं कि अच्छा आप गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा। देयर इज नो नीड। आप 1 साल लें, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों का एक बॉन्ड डेवलप हो, और दूसरा फैमिली भी उसमें कंट्रीब्यूट करे। हाँ। कि वो उनको अकोमोडेट करे, उनकी सरपरस्ती करे और उनकी हौसला अफजाई करे। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप उनको अगर देखें ना, अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई उसमें कमी है या कुछ देर है, डिले है सपोज, तो फिर आप उनको मुजरिम तो ना बना देंगे। शायद उनकी कोई गलती है, उनका कोई जुर्म है कि वो किसी ऐसी फैमिली वे पे नहीं जा पा रहे, तो उसमें शायद कसूर इनका है। देखिए बहुत सारी शादियां इस पे भी टूटती हैं। 2 साल हो गए शादी को, क्यों नहीं बच्चा हो रहा, औरत में प्रॉब्लम है, आदमी उसको बार बार कहना शुरू कर देगा मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं दूसरी। तो फिर कौन रहेगा आपके साथ जब आप एक बंदे के साथ रहकर उसको रिजेक्ट कर रहे हो और इसको कह रहे हो कि उसको मुसलसल थ्रेट कर रहे हैं आप। हाँ, इस तरह की शादियां भी बहुत ज्यादा। जैसे अभी इस वक्त इनफर्टिलिटी का इशू बहुत कॉमन है। आप कंसल्ट भी नहीं करना चाह रहे, आप डॉक्टर को भी नहीं देखना चाह रहे, यू आर पुटिंग एवरीथिंग ओवर योर वाइफ कि वही करे जो भी करे, तो फिर शादी चलना तो मुश्किल सी बात है। कॉम्प्रोमाइज इज ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अभी मेडिकल साइंस भी इतनी तरक्की कर चुकी है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। जी जरूर। जिस तरह सर में दर्द है, जिस तरह बुखार है, जिस तरह हार्ट का आपको कार्डिक डिजीज है या आपको शुगर है, अगर आप इन बीमारियों को बीमारी समझते हैं और आप उनका इजहार करते हुए नहीं शर्माते, तो अगर आप में कोई इस तरह की इनफर्टिलिटी है तो आप क्यों शर्माते हैं, आप उसका इजहार क्यों नहीं करते? देखिए ये उसमें मुझे लगता है कि लो सेल्फ एस्टीम जिस बंदे की हो, जिसको एंजाइटी हो, उसको लगता है कि नहीं ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और थोड़ा सा फैमिली मुआशरे का रवैया भी है कि लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं कि ये बेटे में मसला था, वो ये ना मर्द है या लड़की बांझ है। हाँ ऐसा ही नहीं, लड़की की साइड से तो अक्सर ये देखा जाता है कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे इश्यूज होंगे, वो एक्सेप्टेबल है। मतलब मुआशरे में वो चीज एक्सेप्टेबल, जो मर्दानगी है वो चैलेंज हो जाती है, वो चैलेंज हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे इस वक्त बहुत सारे मियाँ बीवी जो बिल्कुल बगैर औलाद के हैं, सिर्फ इसलिए कि आदमी ने कंसल्ट नहीं करना। मैं अभी कुछ वक्त पहले एक केस देख रही थी जिसमें 10 साल शादी को हो गए हैं, और उस बंदे से बात करके मुझे लगा कि ओबेसिटी भी थी, उसको डाइटरी इश्यूज भी थे, उसकी डायबिटीज थी, बट ही वाज लाइक नो आई वुड नॉट बी कंसल्टिंग। मैंने उसे बहुत कन्विंस किया कि आप एक टेस्ट ले लेंगे। तो मुझे क्या मसला? हाँ, मैंने कहा आप एक टेस्ट ले लेंगे। उसने कहा कि ये तो बात आप चैप्टर क्लोज रखें, शादी ब्रेक हो जाए मैं कंसल्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हम लोग पता नहीं कौन सी कास्ट हैं, तो वी आर सो लाइक हम तो नहीं करेंगे। यानी वो सुपीरियरिटी का भी एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। मतलब बेसिक तो मैं इसमें यही कहूंगी कि आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि आप इतनी छोटी सी चीज पे नहीं आना चाह रहे फॉर सेविंग योर मैरिज। अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान ज़ाहिर है छोटे मोटे तनाज़ात हो जाते हैं, तो क्या आप गाइड करेंगी कि उनको किस अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए कि वो उनके दरमियान जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो कम से कम वो हर्ट ना हो और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ सकें? ज़ाहिर है जब इसी पोजीशन में कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही और आपका ब्रेकअप भी नहीं होता और आपके बच्चे हो जाते हैं, तो वो तो फिर बच्चों की जिंदगी बड़ी टफ हो जाती है जब बच्चे ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं कि मियां बीवी के आपस में नहीं बन रही। देखिए मैं इसमें ये कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज वर्किंग हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे घरों में हमें मियाँ बीवी को टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे से बैठकर अपनी बात कह सके। अगर हस्बैंड को कोई शिकायत है, बीवी को कोई शिकायत है, उतना टाइम भी नहीं मिलता कि एक दूसरे को बैठ के डिस्कस करें कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका है, तो इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ बॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रोमाइज भी तभी होगा ना जब आप एक दूसरे को बैठकर बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है।
थर्ड एक चीज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि आप दोनों का प्रॉब्लम प्लीज तीसरे बंदे से मत डिस्कस करो, या दोस्तों से या फैमिली से डिस्कस हो रहा होता है, वो आकर उठकर लड़की को या लड़के को समझा रहे तो व्हाई आर यू डूइंग दिस, वहां से भी मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बड़े खराब होते हैं कि भाई तीसरा बंदा इज कन्वेइंग मी व्हाई यू आर नॉट डायरेक्टली। तो अपने अंदर ये गट्स रखिए कि आप दोनों बैठकर एक, मैं वैसे भी बड़े अच्छे कपल्स को भी कहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेशन टाइम दिया करें, क्वालिटी टाइम, बच्चों को उनके प्ले में लगाकर आप दोनों आपस में एक दूसरे से अपने ऑफिस की बात, घर की बात, छोटी छोटी चीज को डिस्कस किया करें। देखिए एक और चीज मुझे बड़ी कॉमन लगती है कि जब दोनों को टाइम मिलता है ना तो वो दोनों मोस्टली बुराइयां करते हैं। मतलब लड़का लड़की की साइड की कि तुम्हारी माँ में ये मसला, उसमें ये मसला, लड़की को कि तुम्हारे सारे घर वाले मेरे साथ ये करते। सो ट्राई टू टॉक लेस अबाउट फैमिलीज। अच्छा, मेरे ख्याल इसमें हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। शादी से पहले हम सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हैं, वो ही डिस्कस हो रही होती है, एक दूसरे की खूबियां जो हैं वो चुन चुन के निकाल रहे होते हैं, और शादी के बाद हम एकदम से क्रिटिकल हो जाते हैं और हमें हर टाइम नुक्ता चीनी जो है ना वो फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंसेस, ये तीन चीजें जब ऐड होती है ना तो शादी अपना रुख ही चेंज कर लेती है। मतलब वो शादी जो बैठकर चाय पी, कॉफी पी और ड्रॉप किया और फिर अगले दिन दोबारा से वही सीन 2-3 घंटे का, तो ऐसा नहीं है। आज शादी इज समथिंग यू हैड टू लिव टुगेदर फॉर द होल लाइफ। तो जब पूरी जिंदगी गुजारनी है तो उसमें आपकी डे नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंसेस, फैमिली फंक्शन, उसने ये कहा, इसने वो कहा, ये हुआ वो हुआ, टू मेनी थिंग्स कम। तो असल लाइफ तो स्टार्ट आफ्टर मैरिज होती है। आप प्री मैरिज जितनी भी डिस्कशंस कर ले, वो मुझे लगता है कि वो एक, वो कहते हैं ना, एक फाउल ही है, एक बेवकूफ को स्टोरियां सुनाने वाला और बेवकूफ बनाने वाला सीन है। विदाउट प्लेइंग फील्ड जो है आप उनको ऐसा ही है, बातें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो मैदान में उतर गए और उन्होंने शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर दिया, अच्छा वहां जो उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि जी वो उन्होंने मिल के चलना है या आप कपल्स हैं, उसकी बजाय अगर उन्हें एक फैमिली ओरिएंटेशन की तरफ लाया जाएंगे, भाई अब आप मियाँ बीवी नहीं है, आप मुस्तकबिल के वालिदैन हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने आने वाले वक्तों में एक फैमिली को ट्रेन करना है, आपके बच्चे होंगे, आपने उनको साथ लेके चलना है, तो आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मैटर करती है। देखिए ये वक्त नहीं आने देते, जो फैमिली है ना वो ये वक्त नहीं आने देती। लड़की की साइड से भी होता है, अच्छा ये दावत है, ये दावत है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये करो, तुम घर क्यों नहीं आ रही, तुम रहने क्यों नहीं आ रही, तुम्हारी फैमिली ऐसे क्यों कह रही, तुम्हारी सास ने ऐसे कह दिया। ये लड़की की साइड भी मना नहीं होती और लड़के की साइड भी, अच्छा तुम्हारी बीवी सुबह जाती है, रात आती है, मुझसे नहीं बात की, उससे सलाम नहीं लिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यानी फैमिलीज का भी मैंने देखा है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज वाला लेवल है, हालांकि फैमिली को करना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए बड़ी टफ सिचुएशन है, और ये लोग बातें ऐड कर करके ज्यादा टफ बना देते हैं। यानी आपकी तवक्कुआत लड़की से इस हद तक हैं कि वो बाहर से मर्द के बराबर कमा के भी लाए, और घर में सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं, सारे फैमिली मेंबर्स को भी राजी रखे। हाँ, इतना ये तो मेरा हाल है, कोई रोबोट और कोई बहुत ही कोई बड़ी चीज होगी जो इतना कुछ एट द सेम टाइम। हाँ, ये हो सकता है वीकेंड्स पे टाइम दे, सलाम ले लिया, रिस्पेक्ट किया, छोटी छोटी चीजें जो वो कर सकती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी तभी प्लान होगा अगर मियां बीवी की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपस में एक दूसरे को गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। देखिए मैं ये देखती हूँ कि अब मियां बीवी की बन नहीं रही होती और मियां का जो फैमिली साइड है वो कह रही होती है कि अच्छा बीवी ने हमें यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। वो लोग रजिस्टर नहीं करते कि जब हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी तो लड़की लड़के की फैमिली को क्यों लव करेगी, क्यों केयर देगी, क्यों अटेंशन देगी। मतलब वी डोंट यूज आवर माइंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उन दोनों को स्पेस दें, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होने दें, उनके अंदर रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होने, ताकि वो आपके साथ भी अच्छे से मिंगल हो सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूंगा कि हम फ्यूचर में कुछ ऐसे मौजूआत पे बात करें जो खालिस्तन फैमिली ओरिएंटेड हों, और उसमें जहां हम समझते हैं कि लोगों को गाइड करने की जरूरत है, मसलन इनटॉलरेंस जो है और अदम बर्दाश्त जो है एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे माशरे का समझ लें कि एक कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है हर बंदे का। तो इस पे हम आपसे किसी वक्त टाइम लेंगे, उस पर हम बात करेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।